और जो अब जैसे आपने बात की दोमट और भारी सॉइल, भारी मिट्टी वो है जैसे चिकनी मिट्टी जिनमें पानी लगाने की जो पकड़ती ज़्यादा है, और उसके बाद जिसमें दरारें ज़्यादा आती है, जो सख्त ज़्यादा होती है, वो है भारी मिट्टी है। तो उन ज़मीनों जो भारी सॉइल है उनमें आप क्या करेंगे, 2 तरीके से भूमि उपचार किया जाता है। एक तो अगर आपके पास समर्था है तो आप एक साथ कर सकते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम डोज है कि 1 टन जिप्सम आप डालेंगे जो 3 साल के लिए काम करेगा। हो सकता है जिप्सम को 3 साल के बाद दोबारा डालना पड़े अगर आपकी सोइल में कॉम्पैक्शन ख़त्म नहीं हुआ है तो। दूसरी उसके बाद जो चीज़ें आती हैं, रॉक फॉस्फेट है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है। तो ये क्या है, अगर 1 टन रॉक फॉस्फेट आपको चाहिए, 1 टन लाल मिट्टी चाहिए, लगभग 3 क्विंटल के पास पीली मिट्टी चाहिए, और जो सफ़ेद खनिज है वो 100 किलो पूरी डोज है उसकी, और जो है वोल्केनो वो 50 से 70 किलो अलग अलग जगह का वेरी करता है। इनको आप कर सकते हो। लेकिन दूसरा देखिए, इसमें एक बात मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, अगर कोई किसान कहे कि मैं 1 टन डालूंगा तो मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या 3 क्विंटल डालूंगा तो ज़्यादा होगा, रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि फसल न्यूट्रिशन उतना ही उठाएगी जितना उसको चाहिए जी। ठीक है, अब आपकी समर्था पे बात है कि आप एक साथ कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप हर सीजन की बात करें, उसके अंदर आपका जाएगा कि जिप्सम को मैंने बोला कि 3 साल के लिए एक साथ डालने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी नहीं डालना है तो 500 किलो तो आप डालिए, और जो बालू रेत है उनमें 200 किलो, उससे ज़्यादा नहीं डालें। अब जो आ गई बात सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट की, उसको आप डालेंगे 300 किलो। लाल मिट्टी है उसको भी 200 से 300 किलो पर फसल के हिसाब से डाल सकते हैं। पीली मिट्टी को 100 से 150 किलो तक आप डालिए, और जो सफ़ेद खनिज है उसको 25 किलो, वॉल्केनिक है उसको भी 25 किलो। इतना आप हर सीजन के हिसाब से करके 2 या 3 साल में जाके आप भूमि उपचार की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हो, 1 टन तक पहुंच जाओ। आप पूरा कर सकते हो। देखिए, अब मैं आपको एक बात और सबसे बड़ी जोड़ देता हूँ कि जो बात है कि ये दोबारा किसानों की बात होती है कि दोबारा हमें डालना पड़ेगा या नहीं, 1 टन पे हम पहुंच गए। जब आप 1 टन का धीरे धीरे कर रहे हैं, हो सकता है उसमें आपके जैसे एक साथ में 1 टन डल रही थी वो 1.5 भी डल जाए। कारण जब आप जुताई करते रहेंगे तो जो काम हम करना चाहते हैं उसमें देरी होगी। अगर आप जिसने पूरा भूमि उपचार करके हरी खाद की प्रक्रिया भी पूरा कर लेता है और उसके बाद परमानेंट बेड है, या वो परमानेंट बेड भी नहीं करता है, जुताई को बंद करने में जो कामयाब हो जाता है, उसको कभी दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अगर ज़्यादा जुताई करते रहेंगे तो जो है वो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और वो चीज़ें हमारी वहीं पे जाती रहेगी। इसमें कचरे की बहुत समस्या आती है। मैं बताता हूँ उसके लिए जैसे, हाँ उसका भी बताऊंगा। एक मैं आपको बता दूं, टीसी मिट्टी में हम केमिकल डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, वो केमिकल कहीं भी नहीं डालना है जी। और जो किसान भाई केमिकल खेती भी करते हैं, हर्बिसाइड तो वो भी कभी ना यूज करें। कि जितना आप नुकसान की बात करूँ, जितना अपनी मिट्टी का नुकसान यूरिया डीएपी इन केमिकल फर्टिलाइजर्स ने किया है, उसका डबल नुकसान हर्बिसाइड ने किया है, और उसके जितना नुकसान हमारी जुताई ने किया है। ठीक है, जुताई जब भी आपने की, जो कार्बन 3% तक था वो सारा हवा में उड़ गया। वो किस लिए हुआ? जो आपने जुताई की, गर्मी में मिट्टी को खोला, उसकी वजह से। और उसके बाद जो हर्बिसाइड है, ये क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी खेल खेली गई है आपके साथ हर्बिसाइड लाके कि हर फसल के अंदर करने के लिए केमिकल दे दीजिए, फसल नहीं जलेगी और खरपतवार जल जाएंगे। असल में खरपतवार होना बहुत आवश्यक है आपकी मिट्टी के लिए। अगर आप मिट्टी को ठीक करना चाहते हैं, सभी माइक्रोब्स पूरा करना चाहते हैं, कार्बन को पूरा करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात। अब भूमि स्वस्थ करने के लिए और सारे माइक्रोब पूरे करने के लिए और कार्बन बढ़ाने के लिए पर स्क्वायर मीटर के अंदर 16 प्रजाति की वनस्पति होना बहुत जरूरी है, जिसमें घास भी हो सकते हैं, पेड़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। प्रकृति अपनी व्यवस्था खुद करती है। अगर आप देखेंगे तो 16 तरह की से ज़्यादा भी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। खरपतवार क्या है? सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं, खरपतवार वो है जो आपकी फसल से ऊपर जाता है, जो कंपटीशन करता है फसल के साथ। शुरुआती समय में अगर आप अपनी फसल से ऊपर उनको नहीं जाने देते हो, और उसके बाद जब आपकी फसल एक बार बढ़ जाती है, उसके बाद अगर वो नीचे आपके पैदा हो रहे हैं तो आपके लिए लाइव मल्च का काम करेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि खरपतवार जो नीचे है, हाँ, वो फसल को नुकसान नहीं करेगा। वो नुकसान किस कंडीशन में करते हैं वो भी बताता हूँ। केमिकल खेती में उनका नुकसान होता है क्योंकि उसमें हम सिर्फ या तो फर्टिलाइजर पे काम कर रहे हैं,
हाँ या केमिकल फर्टिलाइजर से कर रहे हैं ना, तो हम उसमें उतना पोषण नहीं दे पाते। तो खरपतवार जो धरती ने खुद उगाया है तो वो कंपटीशन करके उससे ज़्यादा ले लेगा, तो दूसरी फसल के लिए बचेगा नहीं। अगर आप टीसीबीटी के अंदर आते हो तो इसके अंदर काम किया जाता है, फसल को अल्कोहल चाहिए, एसिड चाहिए, एंजाइम चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है और सारे तत्व 108 पे किया जाता है। ऊपर से भी सपोर्ट स्प्रे से दी जाती है, तो इसमें पोषण की कहीं कमी है नहीं। अब अगर कंपटीशन होगा तो सिर्फ जगह का होगा। अगर जगह के कंपटीशन को आप कंट्रोल कर लेते हो, शुरुआती समय में बढ़ने से रोक देते हो, या फसल आपकी ऊपर चली जाती है, जैसे प्रैक्टिस है कि हम पलेवा करके फसल को लगाते हैं तो 1 महीना तक पानी नहीं जाता है उसमें, तो खरपतवार 1 महीना बाद उगेगा, तो अपनी फसल ऊपर है, उसके बाद तो सिर्फ जमीन को ही कवर करेगा, वो फसल ऊपर जाने नहीं देगी। तो जब आपकी फसल से ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे रह रहा है, तो वो आपके लिए फ़ायदा क्या क्या करेगा? आपकी ज़मीन को ढक के रखेगा, जिससे आपके मिट्टी का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, नमी बनी रहेगी, और जितनी ज़्यादा जड़ें आपकी मिट्टी के अंदर होगी उतनी मिट्टी आपकी पोरस होगी, जितनी गहरी जाएंगी उतना ज़्यादा वो न्यूट्रिशन ऊपर लेके आएंगी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, आज के दिन जो लोग बात करते हैं कार्बन बढ़ाने की, आप ऊपर से कितनी कंपोस्ट डालिए, कुछ भी डालिए, आप कार्बन को नहीं बढ़ा पाएंगे। जो हमारी प्रैक्टिस है उसके अंदर कार्बन, असली कार्बन क्या होता है जो एकदम से काउंट होगा धरती के अंदर, जो आपके प्लांट्स है इनकी जड़ों से एंजाइम्स निकलते हैं, ग्लोबुलिन्स, वो होता है कार्बन। जितनी ज़्यादा जड़ें होंगी, जितनी ज़्यादा वो बढ़ेगी, उतने ग्लोबुलिन्स निकलेंगी, उतना जल्दी आपका कार्बन बढ़ेगा और उतनी जल्दी आपकी मिट्टी ठीक हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। आप अब बात आती है कि जैसे मोथा घास बहुत ज़्यादा होता है, दूबा होता है, वो कहाँ होते हैं? जो ज़मीन जितनी ज़्यादा सख्त होगी उसमें मोथा और कॉम्पैक्ट, वैसे खरपतवार उसी कंडीशन के हिसाब से आएंगे। और उसके बाद जो खरपतवार है, काफ़ी खरपतवार इंडिकेटर भी है, जैसे अगर दूध जिनमें निकलता है वो खरपतवार आपके खेत में हो रहे हैं तो जिंक की कमी होगी आपके खेत में। तो इस तरह से खरपतवार इंडिकेशन भी है, वो कंसेप्ट बहुत लंबा हो जाता है। तो खरपतवार जो है, मेरा कहने का मतलब ये, जब जमीन को ढक के रखा है। दूसरा, माइक्रोब काम करते हैं अंधेरे में। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि टीसीबीटी मेथड से आते हैं तो खरपतवार अपने दुश्मन ना होकर मित्र हो जाएंगे। और दूसरा, एक समय ऐसा आएगा जब आपकी धरती में सभी चीज़ों का बैलेंस हो जाता है तो खरपतवार उगना भी बंद हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसा है उपाय टीसीबीटी में, जैसे कोई खाद वगैरह के अपन डालते हैं खरपतवार? मैं बताता हूँ। देखिए, जीवाणुओं की ज़रूरत के लिए खरपतवार उगते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे हमारी मिट्टी के अंदर 1.5 लाख टाइप के माइक्रोब्स चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए लेकिन कम से कम। तो जो माइक्रोब्स है उनकी खुराक क्या है? जैसे एक तो जो बैक्टीरिया है जो जिस तत्व का है वो है, उसके बाद उनको जो ग्लूकोज और प्रोटीन चाहिए वो उनको मिलता है पौधों की जड़ों से। पौधे की जड़ से वो ग्लूकोज लेते हैं और वो वहाँ पे जब अपने जीवन चक्र पूरा करते हैं या उनकी जब स्टार निकलती, उससे वहाँ पे पोषण उनको मिलता है। तो ये उनका साइकिल है। तो अगर एक ही तरह का आपकी खेत में प्लांट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तरह के जीवाणुओं के लिए या माइक्रोब्स के लिए पोषण दे पाएगा, सभी के तरह का उसके पास नहीं होगा। तो अलग अलग तरह के सभी जीवाणुओं की पूर्ति करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरह के प्लांट होने ज़रूरी है। उनकी जड़ों से वो पोषित होंगे और आपकी धरती में पूरे जीवाणु आ पाएंगे, सारे माइक्रोब्स पैदा हो पाएंगे, जो बायोलॉजी पूरी है वो पूरी हो पाएगी। तो उसके लिए अलग अलग तरह के प्लांट होना ज़रूरी है। और जब ये दूसरा, जब प्लांट खरपतवार आपको ढक के रखेगा तो अंधेरा रहेगा मिट्टी के ऊपर, और जीवाणु जो है अंधेरे में काम करते हैं, तो दिन रात आपकी फसल के लिए वो काम करेंगे। तो आपकी फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी, सारे पोषक तत्व भी उनको उपलब्ध करवा के जाएंगे। तो उसके बाद जैसे आपने बात की कि कोई खाद है, तो उसके अंदर क्या है, जो गोवर्धन खनिज खाद जहाँ डाली जाती है वहाँ पे 1-2 सीजन के बाद खरपतवार नामात्र उगना शुरू हो जाते हैं, कुछ जगह पे उगे ही नहीं। मोथा घास तक भी हमने देखा था, जो किसानों के ही रिव्यू है ये। और मैं ये नहीं कहता कि खरपतवार ना उगे, खरपतवार जरूरी है धरती के लिए, जो लाइम मल्च का काम करते हैं, पीएच कंट्रोल करते हैं, इनके बिना संभव नहीं मानता। लेकिन हमें सिर्फ कंपटीशन को कंट्रोल करना है। लेकिन इसके बाद ये भी है कि धरती के अंदर अगर आपके सारे माइक्रोब पूरे हो जाते हैं और सारे तत्व पूरे हो जाते हैं और धरती को जो चाहिए वो वहाँ पे है, तो वो खरपतवार और वैसे ज़रूरतों से उगाएगा नहीं। मेरा एक क्वेश्चन और है, हमने जो बात करी है वो है कि आप बीज लगाए उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है और भूमि का उपचार कैसे। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। जैसे आपने ये सब चीज़ें डाल दी, भले ही एक साथ डाली, भले ही क्वांटिटी, ठीक है। इनको डालने के बाद अगर किसी के पास समय है हरी खाद करने का, और जो कर सकता है,
तो कोशिश करें कि एक बार हरी खाद जरूर कर लें ये डालने के बाद। तो जैसे मेजरली की मैं बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तरह के बीज जो उस सीजन में उग सकते हैं, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी आप रखिए तिल की, उसके अलावा दाल के, तिल के, तेल के, जो भी सीड उस समय उग मिक्स सकते हैं, विद अनाज और सब चीज़ें, सब जन उस समय के जितने बीज उग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तरह के पूरे करिए। जैसे मैंने बताया 16 टाइप के अगर हो सकते हैं तो वो कर दीजिए, जी। सबसे अच्छा है, क्योंकि आप जीवाणु भी देंगे, आपने अणु दे ही दिया है तो आपकी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। जब वो 45-50 दिन पे आ जाए तो उसको आप जमीन के अंदर मिला दीजिए, तो अगली फसल के लिए आपकी पूरी भूमि तैयार मिलेगी, उसको ज़्यादा पोषण अवेलेबल हो पाएगा। जैसे आपने यहाँ तक तो बता दिया हमको कैसे उसके खेती अंदर- करना है, भूमि उपचार करना है। अब जैसे हम बीज लगाते हैं तो हमको क्या सावधानी रखनी है, और बीज में जैसे कीट आते हैं शुरू स्टार्टिंग में, जब 10 से 15 रोज का पौधा होता है जी। तो एक सकारी करके रोग आता है, वो बहुत काटता है, तो उसके लिए हमें क्या सावधानी क्या उपाय है? इसी पे जाऊँ। थोड़ा सा यहाँ मैं की बताना बात जमी है। जो सकारी है उसको कई जगह पे किसारी नहीं बोलते। जी, मैं आपको बताता हूँ, वो उस सवाल पे आएंगे। उससे पहले है कि हम लगाने की विधि क्या है, जी, और कितने डिस्टेंस पे लगना है? डिस्टेंस में लगाना है। सबसे बड़ी बात जो प्रोडक्शन मैटर करता है वो है आपके लगाने के तरीके पे। अब लगाने की लगभग 3 तरीके हैं जो अपने यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। कुछ किसान हैं जो बेड बना के खेती करते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं रेज्ड बेड के ऊपर। कई किसान हैं जो ड्रिप पे लगाते हैं, और कई किसान हैं जो सीधा फ्लड से भी पानी देते हैं, और कुछ हैं जो स्प्रिंकलर से देते हैं, वो फ्लड वाले तरीके से ही बिजाई करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो है लगाने के तरीका। अगर आप ड्रिप पे या फिर बेड से जाते हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका रहता है। तो आपका कहना ये है कि ये जो 3 तरीके आपने बताए उसमें सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो भी ड्रिप। ड्रिप का जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है या बालू रहता है उस जगह पे ड्रिप। उसके अलावा सबसे अच्छा तरीका है रेज्ड बेड से आप करें, जिसमें जो है आपका फोर्स और जो सिस्टम चाहिए वो वापसा कंडीशन वो सब बनते हैं। तो बेड वाला जो तरीका है वो है सबसे अच्छा। इसके बाद आपको इसके अंदर डिस्टेंस की जो बात आती है, इसके अंदर 3 मैं 1-2 टेक्निक भी और ऐड करके बताऊंगा जो काम करते हैं इसके पहले लगाने के तरीके की। जी, तो इसके अंदर एक तो जैसे डिस्टेंस अगर हम बात करें, मेरा मानना यह है कि कम से कम 4 फीट की दूरी लाइन से लाइन होनी चाहिए, और 2 फीट कम से कम प्लांट की होनी चाहिए। बहुत उसके बाद लाइन प्लांट प्लांट ठीक है। ये इसके अलावा जैसे एक दादा लाड की नाम से टेक्निक है, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगी। वो प्रोडक्शन लेते हैं सिर्फ बिजाई के तरीके से 40 क्विंटल तक, जिसमें उनका मानना ये है कि 14,000 या 10,000 प्लांट पर एकड़ लगाएंगे आप, जी, और पर प्लांट से 300 ग्राम तक आपने वेट लेना है, अच्छा, जिससे 40 क्विंटल तक प्रोडक्शन उनके कैलकुलेशन के हिसाब से जाती है, और वो सच्चाई भी है। उसमें होता क्या है कि उसमें कटिंग करनी पड़ती है और काफ़ी एफर्ट बढ़ जाते हैं। जी 3G जैसे वो अगर कटिंग और वो सब कर सकते हो तब तो आप 3/1 पे जा सकते हो या 4/1 पे जा सकते हो। अगर कटिंग और उतनी व्यवस्था नहीं हो सकती है तब आप रेज्ड बेड या ड्रिप जिसमें 4/2 वाला कंसेप्ट है उस पे जा सकते हो। 30 दिन की जब तक फसल होती है तब तक मैं बताता हूँ आपको, समझ बहुत सी चीज़ें उन पे भी जाएंगे हम। हाँ। तो अब इसमें जो ध्यान रखने की बातें हैं, जैसे कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ेगी किस बात से, जी, हमारे किसानों में दबंग ये है कि कॉटन की फसल जितनी बढ़ती है उतनी अच्छी लगती है लोगों को, बढ़वार को देख के हम फसल को अच्छा मानते हैं। जी, कॉटन के साइंस ये है कि जितना धरती से आपका उसका फल दूर हो गया उतना उसका वेट कम आएगा, जितना धरती के नज़दीक रहेगा उतना ही उसका वजन ज़्यादा रहेगा। उसकी उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे शुरुआती टाइम में जो हम कॉटन की चुगाई करवाते हैं उसमें धरती के पास के जो पहले बॉल लगे वो निकालते हैं, ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा होता है, जी। और जो ऊपर है टॉप उसमें जो बॉल्स की संख्या है वो उसकी 4 गुना होती है और वेट 20% होता है। तो वो धरती से जितना दूर जाएगा उतना उसका प्रोडक्शन गिरेगा, वजन गिरेगा। तो हमें ज़्यादा बॉल या ज़्यादा बड़ा नहीं करना है उसको, हमें चाहिए वेट ज़्यादा पर बॉल के हिसाब से। तो उसका विज्ञान यही है कि जैसे एक तो धरती से 3 या 3.5 फीट से ऊपर प्लांट बढ़े नहीं अपना, और दूसरा जो ये तना है इसके पास में ज़्यादा बॉल्स रहे, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है। जैसे जब हमारी जैसे दादा लाड की टेक्निक की बात करूँ तो उसमें 2 कटिंग की जाती है।
एक तो जब पौधा आपका शुरू हुआ 30-35 दिन पे ब्रांच साइड की निकालने लगा, उनको कट कर दिया जाता है, मेन ब्रांच को मेन ब्रांच को रखा जाता है साइड वाली साइड, और जब वो 3 फीट पे चली जाती है तो ऊपर से कट कर दिया जाता है 3-3.5। जी। तो उसमें जो मोनोपोडियल्स ब्रांच है जिन पे लगते हैं फल, उन्हीं को रखा जाता है। 10 से 12 ब्रांच तक वो रखते हैं, और प्रति ब्रांच में जैसे 7 से 10 तक बोल आते हैं, और प्रति बोल का जो वजन है वो उनके 5 ग्राम से प्लस ही रहता है। तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उनका गणित पूरा होता है। यानी फर्स्ट स्टेप पे आपको जैसे प्लांट ग्रो हुआ और साइड स्टेम साइड में उनको काट देना है, साइड्स ये स्टेम काट देने हैं, और फिर जैसे ऊपर ऊपर तो मेन 3.5 फीट से ऊपर भी रोक देना है। ठीक। जी, तो ये है वो टेक्निक। अगर इतनी मेहनत कोई कर पाए या थोड़े एरिया में लगाता है तो वो उसी को ही लगाए, ठीक। उसमें प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ही आएगी। ऊपर से अगर न्यूट्रिशन पे काम किया जाए तो संभव है 40 तक पहुंच जाएगा व्यक्ति। अगर कोई मौसम की कुछ होती है तो उसका हम कह नहीं सकते, वो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। लेकिन अगर टेक्निकल करेंगे तो ये सच्चाई है, किया भी है, और आप सर्च भी कर सकते हैं सभी उस चीज़ को। और उसके बाद जो बात आती है हम 4x2 वाले की, उसमें क्या है कि साइड ब्रांचेस भी आती हैं। अगर कोई कट कर पाए उनको तो वो अच्छा है, अगर नहीं कर पाता है तो भी हमें कोशिश ये करनी है कि फसल को हमें 3.5 और 4 फीट से ऊपर नहीं बढ़ने देना है। उसका 2 तरीके हैं, बहुत ज़्यादा पानी ना दिया जाए और ड्रॉट कंडीशन में भी ना जाने दिया जाए, और एक्सेस नाइट्रोजन ना दी जाए उसको कि वो फालतू का बढ़े। जी। नेचुरल बढ़वार रहेगी और उसको ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं मिलेगा और उसको स्पेस मिला है तो वो शुरू से ही बढ़ेगा, तो अपने बोल बनाने शुरू कर देगा और वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा, और उसके अंदर बैलेंस रहेगा। ऊपर से जब आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करते रहेंगे तो उसके अंदर बीमारियां और वो भी नहीं आएगी। वो जो आपके सवाल है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन ये शुरुआत की बात है। जो बेड वाली टेक्निक है उसमें ये है कि आप 4.5 फीट के हिसाब से लाइन से लाइन 4 फीट या 4.5 फीट कर लें, और प्लांट से प्लांट 2 फीट कर लें, और नाली में ही पानी दें। नाली बेड पे नहीं देना आपने। हाँ, सिर्फ नाली में पानी देंगे तो उसमें क्या होता है, वापसा कंडीशन बनती है, डायरेक्ट पानी नहीं जाता, मॉइस्चर पहुँचता है, उसमें फसल बहुत ज़्यादा बढ़वार नहीं करती है। और दूसरा, उसमें जब वापसा कंडीशन रहती है तो माइक्रोब्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, न्यूट्रिशन ज़्यादा अवेलेबल होता है, और दूसरा उसकी रूट ज़्यादा गहरी जाती है बेड वाले के अंदर, तो वो फसल आपकी अच्छी होगी, बीमार भी कम होगी। बिल्कुल। और ये प्रैक्टिकल मैंने पिछले साल ही देखा, हमारे एरिया में जो प्रोडक्शन थी कॉटन की वो 2 क्विंटल 1.5 क्विंटल पे रही। और जिन जिन लोगों ने बेड पे लगाया और दूरी को मेंटेन रखा, कुछ किसानों ने उसमें भी दूरी को मेंटेन नहीं किया, 2 फीट प्लांट से प्लांट और लाइन से लाइन वो कर लिया, तो उनकी प्रोडक्शन कम हुई। और जिन्होंने ये किया था उनके बीमारी भी कम आई, और जहाँ पे लोगों के 2 क्विंटल प्रोडक्शन आया उनके 8 से 9 तक भी गया है बेड वालों के। और लेकिन आज के दिन वो लोग मानते इसलिए नहीं कि हमें बढ़ी हुई फसल देखी है और उसी पे चलते हैं, साइंटिफिक बात पे हम नहीं जा रहे हैं। फसल कॉटन की क्रॉप अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपकी फेल हो जाएगी, क्योंकि आप जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है वो नहीं ले पाएंगे, एवरेज हो सकता है आप ले लें। और कहना ये हुआ कि उसकी हाइट ज़्यादा हाइट और उसके लिए स्पेस होना ज़रूरी है। हाँ, हाँ, ड्रिप से लगाओ। जी 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 अधिकतम हाइट 3.5 से 4 फुट रखना चाहिए अपने। जी जी जी। अब बात आती है जैसे बालू रेत वाले क्षेत्र हैं, उनमें क्या है, कार्बन ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल नहीं बढ़ती। उन जगहों पे जिनके पानी की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है और बालू मिट्टी है, वो लोग इसको 2.5 फीट वाले पे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो स्प्रिंकलर्स और उनसे करते हैं तो नाइट्रोजन तो स्प्रिंकलर से पानी देने से पूरा हो जाता है, लेकिन वो फास्फोरस की कमी होती है। अगर उसने भूमि उपचार किया है तो अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़वार नहीं होगी। तो जो राजस्थान का एरिया है जो रेतीला, तो वो लोग जो है वो 2.5 फीट वाले पे भी कर सकते हैं, ज़्यादा प्लांट्स रख के और प्रोडक्शन ले सकते हैं। उनके आती भी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल बढ़ती नहीं है। और जो भी दोमट मिट्टी वाले और ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र हैं उनको 4 फीट तो दूरी करना ही करना है अगर अच्छी क्रॉप लेनी है। और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट या 2.5, 4x2 की 4x2.5 या 2 आप रख सकते हो। मेन है 4 या 4.5 उसको करना, लाइन से लाइन उसको करना है। आप देखते होंगे जो आजकल 2.25 या 2.5 फीट लाइन से लाइन करते हैं, पौधा जब 1 महीने का होता है तभी वो आपस में लग जाता है। और जब किसान क्या करता है, खेत में बाहर घूम के देखता है, बाहर हवा लगती है, वहाँ पे नीचे से ऊपर तक पौधा भरा हुआ होता है। अगर आप उसी के अंदर 20 फीट अंदर जाके बैठ के देखेंगे, जब आपकी फसल पूरी मैच्योर है तो आपके 5 से 6 फीट तक उसके अंदर पत्ती भी नहीं मिलेगी। जी।
सिर्फ ऊपर की है, जो नीचे का फल था वो बना भी, लेकिन धूप हवा ना मिलने से गल गया है वहाँ पे, तो उसकी प्लांट की एनर्जी भी लगी, वो प्रोडक्शन भी आपको नहीं मिली, और जिसमें वेट निकलना था वो वाले आपने खराब कर दिए। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन किया था, अब बताइए आपका हाँ, सवाल। जैसे अपन ने बीज लगा दिया, तो बीज लगाते हम बगैर हम कौन सी सावधानी हमको बरतनी चाहिए, और 30 रोज तक जैसे सकारी है ये रोग आते रहते हैं, तो उसके लिए वो क्या सबसे पहले क्या करना बीज लगाने वाली बात बता, हाँ। जैसे बीज लगाने से पहले बीज संस्कार की प्रक्रिया है, ये क्या है बीज बीज संस्कार? उपचार, जैसे आम भाषा में बात करें तो वो करना है। उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो आप जो आपके बीज है उनको हो सके तो एक रात पहले चांद की रोशनी में भी रखें, और उसके बाद जो है सुबह की 2 या 3 घंटे की धूप दिखाएं। उसके बाद उसके अंदर जैसे षड्रस का फॉर्मूला है, जीवाणु जल का है, फफूंद भक्षक का है, और मही राजा है एक, जिसको माइकोराइजा बोला जाता है। इन चीज़ों का घोल बना के, जैसे सभी चीज़ों को 10-10 ml ले लीजिए या 20-20 ml ले लीजिए, बस उसको लेपित करना है अपने सीड को, और वापस उसको छाँव में सुखा देना है, जिसमें फंगस के लिए ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका। जो उसको साइटोकाइनिन एसिड चाहिए डोरमेंसी ब्रेक के लिए, वो आपको जो आप षड्रस डालेंगे उससे हो जाएगा। जीवाणु, सारे जीवाणु जल में हो जाएंगे, और जो माइकोराइजा चाहिए वो मिल जाएगी। इसे कब तक सुखाना? इसको बस जैसे कि बीज अपना अगर ज़्यादा गीला हो गया है तो बुआई करते समय कोई इसको परेशानी नहीं, सुखाएं या छाँव में सुखाएंगे, उससे पहले आप धूप दिखा लेंगे, तो सुबह की धूप दिखा लीजिए। तो ये प्रक्रिया करके लगाने का जो है कि हमारा 2 इंच तक ही हम सीड को अंदर लगाए, बहुत जहाँ ज़्यादा तक गहरा मिट्टी के अंदर, और दूसरा मॉइस्चर ठीक हो, उस समय मॉइस्चर का ध्यान रख के ही लगाए। जो कुछ जगहों पे ये है कि सूखे में बुआई करके ऊपर से ड्रिप चला, बिल्कुल वो चलो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप बेड या कोई भी तरीके से कर रहे हो, पहले अगर पलेवा हो चुका हो और उसमें अगर आप लगाते हो, तो उसमें होता क्या है, शुरू के 1 महीने तक आपको पानी नहीं देना पड़ता है, और उसी मॉइस्चर पे आपकी फसल अच्छी खासी ऊपर आ जाती है, और उसके अंदर ना कोई जड़ की बीमारी उस समय तक आएगी और ना कोई कीट आएंगे, उन चीज़ों से बच सकते हो, और खरपतवार वाली भी कहानी भी आपकी बच सकती है। यानी कि अगर इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन अगर देखा जाए, तो अगर सॉइल आपका मॉइस्ट है और उस वक्त आपने सोइंग की है, तो आपको ये सारी दिक्कतें हाँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम हमारे पंजाब राजस्थान में लगभग यही किया जाता है कि पहले पानी दे दिया जाता है, उसके बाद जब मॉइस्चर ठीक होता है उसकी जुताई की जाती है, और उसके अंदर ऊपर 1-आधा इंच मिट्टी सूख जाती है, जिसकी वजह से खरपतवार भी नहीं आते हैं, नीचे मॉइस्चर भी मेंटेन, वो सॉइल मल्च है एक हिसाब की, मल्चिंग का काम करती है। वो तरीका आप कर सकते हैं जिसमें खरपतवार का काफ़ी नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद जब आपकी फसल को हमने बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पे भी नहीं बोना है, अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली कंडीशन पे बोया जाता है और ऊपर से पानी ड्रिप वाले तो चलो पानी देते हैं, अगर नहीं दिया जाता है, जैसे धरती सूखेगी तो आपका प्लांट भी सूख सकता है उसकी रूट को हवा जाने की वजह से। तो हमने मॉइस्चर को ध्यान रखना है, और गहराई बहुत ज़्यादा नहीं करनी, दूरी का हमें कर ही लिया। उसके बाद जो आपको आपके क्षेत्र में जो परेशानियाँ आती हैं वो क्या है, तो उनके हिसाब से मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो हम पहले देते हैं तूफान जी, आप बताइए कि जब आप अपने किसानों के साथ में बात करते हैं तो वहाँ पर किस तरह की दिक्कत उन्हें आती है? जब उसमें क्या पहली समस्या आती है, तो जो मैंने सकारी रोग बताया आपको, जब दो पत्ती का कपास होता है तब वो समस्या सबसे ज़्यादा होती है जी, वो कीट लगता है एक तरह का, तो वो क्या पौधे को काट देता है वहाँ से, तो उसमें धामे बहुत पड़ते हैं किसानों को। तो उसके लिए कोई उपाय, दामे मतलब जैसे वो जब जो सकारी रोग होता है वो काट देता है तो वहाँ से पौधा खत्म हो जाता है, तो उनको जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, तो वो जो डिस्टेंस बढ़ जाती है उसको धामे बोलते हैं उधर हमारे क्षेत्र में, इनको सीड्स। तो उसके लिए क्या उपाय है उस रोग के लिए? मतलब जी, वो कीट एक लाल कीट रहता है, ठीक है, वो ऊपर से सीधा काटता है, हाँ, जैसे चूहा काटता है, चूहा काटता है, वैसे वैसे ही। हाँ, तो उसका क्या है कि एक तो आप जैसे इसके अंदर अपने V+ और ऐसे मेटारीजियम जैसे वो एक टाइप की फंगस टाइप ही होता है, अगर उसको आप जैसे पहले तो धरती में भूमि उपचार के समय दे देते हैं, तो अगर उसके लार्वा एग या कुछ भी है तो वो उनके ख़त्म हो जाएंगे। पहली बात तो उससे आपको समस्या ये आएगी नहीं। अगर इन केस आपको फिर भी लगता है आएगी, तो आप जैसे ही जर्मिनेशन होता है आप उसका स्प्रे कर सकते हैं 5 से 10% तक का। उसके अलावा जैसे मैंने जैव रसायन की बात की थी, तो उसमें कड़वा जैव रसायन बनाया जाता है जो कड़वे फलों से,
जिसमें इंद्रायण है, करेला। इसका डोज क्या रखा है? मैं बताता हूँ, नीम है। मीठा रसायन आपने कहा था कि 90 दिन पहले बनाना चाहिए। जी जी, तो क्या बताएंगे कि कड़वा और खट्टा जो रसायन ये भी, ये जो भी है 90 दिन वाली प्रोसेस में ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इमरजेंसी कंडीशन है कोई तो आप 21 दिन वाली प्रोसेस पे जा सकते हैं। करें कड़वे रसायन की, खट्टे की और मीठे की, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के फल होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं जिसकी अलग तासीर है। तो क्या इसमें ऐसा है कि जब मैं खट्टा रसायन बनाने जा रही हूँ तो मुझे इमली ही चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आंवला ही चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी खट्टे का बना रहे हैं तो खट्टा ही चाहिए जो अवेलेबल है, और जो सबसे सस्ता है या खुद के पास अवेलेबल है उसको कर सकते हैं। कोई किसान को मतलब इजीली भी अवेलेबल होता है। इसमें मैं बताता हूँ, इसको फल से भी बनाया जा सकता है, सब्जी से भी बनाया जा सकता है, पत्तियों से भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो जिसकी चीज की जैसी गुणवत्ता है वो काम उसी तरह से करेगा, ठीक है जी, रिजल्ट उसी के हिसाब से रहेंगे। जैसे अगर मीठे फल का बनाएंगे तो उसमें सुक्रोज भरपूर मात्रा में मिलेगा, वैसे ही एंजाइम मिलेंगे। अगर उसमें तत्व वैसे थे तो वो मिलेंगे। और पत्ती से बनाएंगे तो पत्ती जैसे गुण रहेंगे। वो उस चीज पे वेरी करेगा। बना आप किसी का भी सकते हो, पीएच पे सभी काम करेंगे। मीठे में बनाना है, जैसे अगर हम बात करें जो इजीली अवेलेबल होने वाले और वो जो फल हैं उनकी, क्योंकि इनमें हम बनाए, जैसे कहीं पे पपीता बहुत उगाया जाता है जो बहुत सस्ते में रेट में मिल जाएगा, कहीं पे केला उगाया जाता है, कहीं पे बेल जो है वो फ्री में ही मिल जाता है लोगों को, खेतों में है या एरिया के हिसाब से। उसके बाद जो पेठा होता है सब्जी जिसकी हम बनाते हैं उसका बना सकते हो। उसके बाद जो घिया या जिसको हम कद्दू बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, उस चीज़ का बना सकते हो। कंद वाली फसलों में आप गाजर का बनाइए क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज और फाइबर ये सब चीज़ें होती है। उसके अलावा कंद वाली फसलों का आप ना बनाए तो अच्छा है। गाजर का बना सकते हैं, गाजर का बना सकते हो, उस कंद वाली में सिर्फ गाजर में ही जाए और में ना जाए। उसके अलावा जो भी फल या पत्तियां हैं उनको आप उसी के हिसाब से बना सकते हो। खट्टा बना रहे हैं तो खट्टे ही डलेंगे, मीठा बना रहे हैं तो मीठे ही डलेंगे। ये अपने को किन 3 विधियों में, जैसे मीठा अपने को कब यूज करना चाहिए, कितना डालना चाहिए, खट्टा कब डालना चाहिए और कड़वा भी कब डालना बताता चाहिए? जैसे मैं अभी हम बात कर रहे थे उस कीट की, तो उस कंडीशन में हमें चाहिए कड़वा जैव रसायन, जब कीटों से बचने के लिए हमें काम करना है। मतलब एज ए रिप्लेस हो गया। जी 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 के, हाँ, प्रिवेंटिव है वो। अगर वहाँ पे आप कड़वा कर देंगे तो वहाँ कीट आएगा नहीं। तो उसमें आपने क्या करना है, जैसे कड़वा जैव रसायन है, वैसे जैव रसायन की अगर हम स्प्रे की बात करें तो मीठा हम 2% के हिसाब से स्प्रे करते हैं कोई भी फसल हो उस पे। उसके अलावा जो खट्टा है वो 2% के हिसाब से किया जा सकता है, लेकिन कब खट्टा यूज किया जाता है? फ्लोवरिंग से पहले, अच्छा, फ्लोवर को बढ़ाने को, और वो हार्मोन रिलीज करवाने के लिए खट्टा जैव रसायन यूज किया जाता है। मीठा जो है वो हर समय आप कभी भी कर सकते हो, जमीन में मिठाई देना है। और जैसे खट्टा, अगर जैसे कोई फूल आने वाली स्टेज आ गई है उस समय आप कर रहे हो तो उस समय आप 1% या फिर ½ % की ही डोज रखें, क्योंकि वो सेंसिटिव समय है। उस समय हो सकता है कि कुछ फसलें ऐसी है जो फल को ड्रॉप भी करवा दे, तो 2% में ना जाए, कम कर सकते हो। कम में कम। हाँ, उसके अलावा जो कड़वा है उसको 1%, कुछ ऐसे हैं कि जैसे आग का बनाया आपने, इंद्रायण का बनाया, वो बहुत ज़्यादा कड़वे हैं तो उनको ऐसे ½ ml 1 ml प्रति लीटर पानी से भी चल सकता है और 20 ml तक भी डाला जाता है। तो वो आपके पास कितनी उपलब्धता है, कैसा है वो है। कड़वे से अगर आप ज़्यादा, अगर 2% तक डलता है तो वैसे दिक्कत नहीं है। हाँ, वो दिक्कत, उसमें दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर कड़वा और मीठा 2% तक जाता है दिक्कत नहीं है। खट्टा भी 2% तक यूज किया जाता है, लेकिन एक समय है कि फूल वाले समय पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि उसको कम करें। का मतलब ये है कि जैव रसायन जो 3 प्रकार के हैं, मीठा, खट्टा और कड़वा। मीठा हम कभी भी चला सकते कभी भी चला सकते हो, कभी भी स्प्रे कर सकते हो, फ्लावरिंग से पहले और फ्लावरिंग के टाइम तक कर। और कड़वा जब भी आप कीट को और कीट से बचना है उसके लिए आप यूज करेंगे। जैसे समस्या आती है कपास में लास्ट स्टेज पे, जब फ्लावरिंग आती है तब समस्या आती है कि शुरू स्टार्टिंग में अपने को पता नहीं लगता है और उसमें एक रस सा कीट लग जाता है, तो उसके लिए क्या उपाय है? और एक सुंडी के लिए, सुंडी को भी अपने को जब गेटा बन जाता है तब दिखते है कि इसमें सुंडी लग गई है, तो उसके पहले हम क्या उपाय करना चाहिए? गुलाबी, हाँ, गुलाबी इसलिए के लिए, इनके लिए। सभी की मैं बात करूँ। हाँ, देखिए, अगर आप, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि
TCBT को पूरा फॉलो करते हैं तो कीट आएंगे नहीं। हो सकता है उसमें कि शायद 2% चांस है कि शुरुआती पहले सीजन में आ जाए, तो वो भी अगर कीट का जो है ETL लेवल होता है और कुछ कारण होते हैं आने के, जिसमें हमारे गुरुजी ने जो हमें सिखाया और जो हमने देखा भी है वो ये है कि न्यूट्रिशन की जब कमी है तो कीट और बीमारियां उसी वजह से है। जैसे अगर आप गुरुजी का भी व्याख्यान सुनेंगे तो उसमें आएगा कि जैसे आयरन की डेफिशिएंसी है तो इल्ली या ये काटने वाली चीज़ें हैं ये आएंगी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की कमी है, रस चूसक कीट आएंगे। पोटास की भी कमी होगी तो भी आएंगे। और उसके अलावा जैसे सल्फर की कमी होगी तो फंगस आएंगी, और जिंक की कमी होगी वायरस आएंगी, कॉपर की कमी होगी बैक्टीरियल डिजीज आएंगी। तो एक तो ये तरीका है कि अगर आप न्यूट्रिशन पे प्रॉपर काम कर रहे हैं तो कीट नहीं आएंगे। उसके बाद जैसे कीट को फेवरेबल कंडीशन चाहिए तब आते हैं। रस चूसक कीट तो ज़्यादा तभी आएंगे जब पौधे में एक्सेस नाइट्रोजन दी जाएगी, उसकी ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही हो, तभी पौधा अट्रैक्ट करेगा और वो आएंगे। उसके अंदर भी एक ETL लेवल होता है, कोई भी कीट है उसका। जैसे रस चूसक कीटों की बात करूँ, वाइट फ्लाई और इनकी, आप निरीक्षण कैसे करेंगे? जैसे आपका पौधा है, उसको ऊपर से 3 से 4 पत्ते छोड़ के एक पत्ते को आप धीरे से पलट के देखिए, उसके ऊपर जो वाइट फ्लाई की संख्या है वो कितनी है। जैसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अगर वो 10 से 12 से ज़्यादा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है। उसके अलावा इनके एग, लार्वा, निम्फ ऐसी स्टेजेस होती है, जैसे आप धीरे से देखेंगे चकते धब्बे से आपको दिखाई देंगे अंडे जैसे। अगर वो आपको 7 से 8 से ऊपर दिखाई दे तो आपको सोचने की आवश्यकता है। अगर उड़ता हुआ दिख रहा है और ये इससे नीचे है तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपका नुकसान नहीं करेगा। इतना आपके बैलेंस को सही करने के लिए होता है। पहले तो ETL लेवल कैसा है वो आप अगर YouTube पे भी सर्च करेंगे तो सभी कीटों का ETL लेवल क्या रहता है वो नापने का आपको तरीका आ जाएगा। हमेशा उसका ध्यान रखें। उसके अलावा जब आपने फसल को, कीट को क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी, बचने के लिए जगह, छुपने के लिए जगह। रस चूसक कीटों की और इनकी हम बात करें, जहाँ पे आपके हर पत्ते के ऊपर सनलाइट जा रही है, हवा जा रही है, वहाँ पे आपके कीट इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। रस चूसक कीट एक तो नाइट्रोजन ज़्यादा है और दूसरा अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो आएंगे। इस टेक्निक के अंदर आप हर 15 दिन में माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऊपर स्प्रे करते रहेंगे। न्यूट्रिशन पे भरपूर काम किया जाता है, ज़मीन में भी दिया जाएगा। अगर पौधे के पास न्यूट्रिशन है तो वो आएंगे नहीं, उनके जो एग लार्वा है वो पलेंगे भी नहीं, उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। उसके अलावा जो इल्ली की आप बात कर रहे हो, इल्ली तो वहीं पे आएगी जहाँ पे बहुत घनी फसल है। अगर धूप, जैसे धूप वगैरह नहीं प्रॉपर मिल रही है, एक प्लॉट ऐसा है जिसमें आपके फसल के हर प्लांट पत्ते को धूप मिल रही है, और दूसरा उसके पास ऐसा है जो बहुत घना है, तो आपके में इल्ली का प्रकोप नहीं आएगा। 1% आ जाए, देखिए 5% तक अगर कोई भी चीज़ का प्रकोप होता है तो वो नुकसान इतना नहीं है। दूसरा, जब आप न्यूट्रिशन पे काम करेंगे आएंगे नहीं। अगर उसके अलावा भी अगर आ जाते हैं, उसका इलाज तो उसके लिए जैसे कुछ काफ़ी फार्मूले, एक तो ये कड़वे जैव रसायन का हो गया, रस चूसक कीटों के लिए अमृत धारा है, उसको अलग अलग फसलों के लिए थोड़ी अलग डोज रहती है, वो कर सकते हो। उसके अलावा जैसे प्रोडक्ट्स है, जैसे एक तो हो गया आपका V+, जिसके अंदर मेटारिजियम, एनिसोबोली, स्टूला, वर्टिसिलियम, लेकानी, बवेरिया वैसी नहीं है, जो क्या करते हैं, ये जो एग लार्वा है इनके अंदर अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी डेवलप करते हैं, उनके शरीर में पलते हैं। तो अगर उनका आप 5 से 10% स्प्रे कर देते हो मल्टीप्लाई करके तो भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है। उनको अगर अणुजल के साथ मिलाते रहते हो प्रिकॉशन के तौर पे तो भी किया जा सकता है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट आते हैं जैसे ऑयल बेस है या और है, जो उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे इल्ली का करना है तो उसके लिए एक बजरंग बाण है, अगर रस चूसक कीटों को करना है तो उसके लिए रामबाण है। उसके अलावा आप एक CVR फॉर्मूला सुना होगा आपने, मिट्टी की स्प्रे की जाती है, अगर उसको भी आप करते रहते हो तो भी इन कीटों से बचा जा सकता है। CVR कैसे करना है हमको, मतलब कि कैसे? देखिए मैं बताता हूँ, उसके 2 तरीके हैं। एक है
कि आप ऐसी जगह से मिट्टी लेंगे अपने खेत में या जंगल में जिस जगह पे कभी डिस्टरबेंस नहीं हुई है, या कोई पेड़ के नीचे, या फिर कोई मेड़, या जहाँ पे हम कोई डिस्टरबेंस नहीं करते, केमिकल नहीं जाता, ऐसी जगह से मिट्टी ना हुई हुई अगर हुई हो लेकिन डिस्टरबेंस ना हो, केमिकल वाला ना हो, कोशिश करें कि ऐसी जगह हो जहाँ डिस्टरबेंस ना हो। वहाँ पे आप पहले इंच से लेके 5 फीट तक की मिट्टी निकाल लीजिए। ठीक है। उस 5 फीट की मिट्टी को, एक तो तरीका है अभी डायरेक्ट करने के लिए, उसमें आप क्या करेंगे, उसको सुखा के छान लेंगे। उसके अंदर 30 किलो मिट्टी में 1 लीटर तक अरंडी का तेल, या फिर अरंडी का तेल हो तो सबसे अच्छा है, वो ना हो तो सरसों का तेल, तिल का तेल, कोई भी खाने एडिबल तेल ले सकते हो। उसको हाथ से ऐसे मिलाना है, 200 लीटर पानी के अंदर घोलेंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो ज़्यादा मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, और जो धुंधला पानी रहेगा उसको आपने टंकी में भरना है और स्प्रे कर देंगे। वो आपको जी 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 वो रहेंगे, मिट्टी जैसा पानी होगा, उसको आप स्प्रे करेंगे पूरी अच्छे से। ठीक है, उसमें क्या है कि वो अगर आप करते रहते हो तो आपके कीट कंट्रोल में रहेंगे, आएंगे नहीं, ये आए हुए को भी कंट्रोल तक कर सकता है, काफ़ी फसलों पे हमने देखा है। उसके बाद दूसरा इसका तरीका है कि आप जैसे वही मिट्टी निकाली 5 फीट तक की, उसको आप 20 से 25 किलो मिट्टी को 200 लीटर पानी में डाल देंगे, उसमें 2 किलो तक गुड़ डाल देंगे, और उसके अंदर आप जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी जो ये है, इनको भी डाल देंगे, जिससे न्यूट्रिशन की वैल्यू एडिशन भी होगी और आयरन और वो चीज़ें भी पूरी हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा महीन है तो ये इनके कण भी घुलते ज़्यादा हैं, तो वो न्यूट्रिशन का भी काम। उसको क्या करेंगे, 36 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। 36 घंटे के बाद हिलाएंगे और फिर 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, और वही मिट्टी जैसा पानी लेके स्प्रे कर देंगे। हाँ, ये 2 तरीके हैं। एक में ऑयल ऐड किया जाएगा जो तुरंत किया जाएगा, और दूसरा है 36 घंटे गुड़ के साथ में आपने करना है, तो इससे भी कीटों से छुटकारा मिल सकता है। तो जैसे आपने बताया पंकज जी कि फसल लगाने से पहले हमें क्या करना है, फिर भूमि उपचार करना है, और कीटों से किस तरह से बचना है। अगर मैं ये पूछूं कि फसल लगाने से आने वाले 30 दिनों तक एक किसान को कब कब क्या क्या देना है, तो क्या आप मैं बताता हूँ। जो शुरुआती कॉटन के 30 दिन है जी, उनमें तो ज़्यादा, जहाँ पे पलेवा करके लगाई जाती है वहाँ तो कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जिन जगहों पे जैसे सूखे की कंडीशन है या पानी दिया जाता है, तो उन जगह पे क्या है कि जैसे ड्रिप वाले हैं तो वो हर 10 दिन में, 7 दिन में ऐसे पानी देते हैं। तो उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि हर 15 दिन में आप कोशिश करें ड्रिप वाले की 10 लीटर तक मीठा जैव रसायन जमीन में दे पाए, ठीक है, 100-200 लीटर तक जीवाणु जल जमीन में दे पाए। ठीक है। और जहाँ पानी दिया जाना शुरू हो चुका है वहाँ पे आप अणु जल की स्प्रे हर 15 दिन में करने की कोशिश करें। ठीक क्वेश्चन रहेगा कि जैसे हम पानी के साथ जैव रसायन दे रहे हैं, अगर जमीन का पीएच ऑलरेडी कम है तो फिर देखिए उस समय आप कम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप कर रहे हैं, जैसे आपका पीएच, पहली बात तो देखिए जहाँ पे केमिकल डाला जा चुका है कभी भी पीएच बढ़ा होगा नहीं, हाँ होगा ही नहीं। दूसरा, कुछ जगहों पे अगर नहीं डाला गया है और वैसी कंडीशन है तो वहाँ पे 6.5 अगर पीएच है, उस समय आपको ये है कि उतनी मात्रा नहीं लेनी है, लेकिन 10 लीटर तक की जो मात्रा है उसको आप ले सकते हो कभी भी, कोई भी कंडीशन। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, जैसे आपने टीसीबीटी के बहुत अच्छी चीज़ हमको समझाई, भूमि उपचार से लगा कीट रोधक वगैरह सारी चीज़ें, और कैसे प्रैक्टिस करना सारी चीज़ें आने के लिए। आप कितने साल से टीसीबीटी कर रहे हो और आपको कितना प्रोडक्शन हुआ और कितने साल में टीसीबीटी में आप सक्सेस हुए? जी मैं तो मैं मेरे किसानों को आपकी मैं बताता हूँ कि मुझे लगभग खेती शुरू किए हुए 6-6.5 साल हुए। उससे पहले पिताजी और सभी करते थे। मेरी स्टडी भी एग्रीकल्चर की ही थी, और मैंने शुरू में 2 साल केमिकल से खेती की। तो केमिकल में भी मैंने न्यूट्रिशन पे ध्यान दे के खेती की, तो उसमें प्रोडक्शन ठीक मिली। उसके बाद क्या हुआ कि जब उतने केमिकल जो ज़रूरत है न्यूट्रिशन पूरा करने में अगर हम जाते हैं तो इतना डाला जाता है कि मुझे समझ में आया कि आगे क्या धरती ऐसे ख़त्म कर लेंगे हम, इसमें कुछ नहीं बचेगा। तो मैं जैविक की तरफ आ गया। जैविक की तरफ आने में मुझे ये श्योर था कि न्यूट्रिशन के बिना खेती हो नहीं सकती, प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा तो ही हमें प्रोडक्शन आएगी। तो मैं उसमें जो न्यूट्रिशन के सोर्स मुझे मिल रहे थे उस पर काम कर रहा था और आगे अच्छा ढूंढ रहा था। तो उसमें मुझे टीसी जैसे गुरुजी जी आ गया है, मैं बताता हूँ। हाँ
तो उसमें क्या हुआ, जब मैंने ये फॉर्मूले देखे, ये पूरी टेक्निक को देखा, तो इसको पूरा समझा मैंने। तो मुझे जैसे फॉर्मूले और इन पे स्टडी की तो समझ में आया कि इससे अच्छी कोई टेक्निक नहीं है। तो मैंने जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, उससे पहले भी मैं 1 साल पहले भी ये सारी प्रैक्टिस कर चुका था भूमि उपचार की जैसे होती है। तो मुझे कुछ चीज़ें सही नहीं मिली, और कुछ जैसे जो और कुछ फॉर्मूलों की बिना बायोलॉजी पूरी नहीं हुई, और वो दिखते थी कि वो प्रोसेस मेरी हो सकता है आज तक भी मैं कामयाब उसमें पूरा ना होता, लेकिन टीसीबीटी मिलने से मैं उसी 1-1.5 साल में पूरा सक्सेस हो गया। मुझे वो परिणाम मिलने लगे, जैसे कीट खेत में आ ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन भरपूर आ रही है, ऊपर काम ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है, पानी की जो ज़रूरत है वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि मैं पहले से जैसे कार्बन के लिए और इन पे काम मैंने पहले ही शुरू कर दिया था। तो मुझे जैसे पहले 6 महीने में ही सफलता मिल गई। ये हो सकता है किसी को साल लग जाए, लेकिन ऐसा है जे टीसीबीटी के अंदर फेल कोई नहीं होगा अगर इसको ढंग से फॉलो करता है और समझ के करता है। देखिए, जो चीज़ें घर पे बनने वाली है सभी फॉर्मूले करने पड़ेंगे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऊर्जा को समझना पड़ेगा, ऊर्जा पे भी काम करना पड़ेगा, वो करता है तो ये श्योर है कि वो केमिकल से तो अच्छा उत्पादन ले ही लेगा। और दूसरा इसमें यह है कि प्रोडक्शन डबल तक भी जा सकती है, उसमें अलग अलग कंडीशंस रहती हैं। देखिए वो मैं बताता हूँ, मैंने जैसे आपको कॉटन का बताया कि 40 क्विंटल तक का भी तरीका है, लेकिन हमारी उपलब्धता कैसी है और हमारी प्रैक्टिस क्या है वो उस पर वेरी करता है। जैसे मैंने अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्रोडक्शन लिए हैं। जैसे सब्जी की बात करूं, तरबूज में सभी उसी समय में जब बिल्कुल उलट परिस्थितियां थी। जैसे कॉटन की ही मैं बात करता हूं, मैंने हाईएस्ट कॉटन का प्रोडक्शन 18 क्विंटल तक लिया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं ले पाए क्योंकि ना तो हम कटिंग वाली प्रोसेस पे जा पाए, और उसके बाद मैनेजमेंट का कोई रोल हो जाए या मौसम की हो जाए, काफ़ी दिखते हैं। और इस पिछले 2 सालों की अगर मैं बात करूं तो इतनी हमारे एरिया में एडवर्स कंडीशन रही कि उससे पिछले साल 2 से 2.5 क्विंटल प्रोडक्शन थी, इस साल 70 किलो से 2 क्विंटल तक थी। इससे पिछले साल मैंने आम तरीके से जो करते हैं उसमें सिर्फ दूरी मेंटेन की, और टीसीबीटी के जो फॉर्मूले इनको मैं कर रहा था उससे किया। उससे पिछले साल जो बात कर रहा हूँ 2 से 1 साल पहले की, उसमें वाइट फ्लाई ने इतना अटैक किया हमारे एरिया में कि कंट्रोल ही नहीं फसल जुताई करनी पड़ी। और उसमें आश्चर्य की बात ये थी कि किसानों ने खुद आके मेरे खेत में देखा है कि मेरे खेत में वाइट फ्लाई ढूंढने के लिए नहीं थी, कोई 1% भी वहाँ पे कोई उनका अटैक नहीं देखा। दूसरा, उस समय मौसम और उसकी ऐसी परिस्थितियाँ थी कि प्लांट ग्रोथ ही नहीं कर रहे थे, वो यूरिया डाल रहे थे लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही थी। उसी समय में मेरी फसल पूरी अच्छी चल रही थी। उस समय जब लोगों के 2 क्विंटल प्रोडक्शन आया है, उस समय मेरे खेत में 9.5 क्विंटल का प्रोडक्शन रहा। और इस साल की अगर मैं बात करूं तो मैं वेट पे भी किया और ग्रोथ को भी मेंटेन रखा। और जैसे मैं अगर बात करूं, बुआई के बाद मैंने काम सिर्फ 1 अणुजल का स्प्रे किया और 1 पानी दिया। उस कंडीशन के अंदर मुझे 7 क्विंटल की प्रोडक्शन मिली, जिसके अंदर हुआ क्या कि हो सकता है वो 10 भी हो जाती, लेकिन लेबर की जो चुगाई है, वो लेबर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से दिसंबर आगे आधी नीचे भी गिर गई, सूख भी गई, मौसम बारिश भी हुई, तो उसकी वजह से आया तो 7 क्विंटल है, हो सकता है वो 9 भी होता है या 10 भी होता। लेकिन दूसरे किसान जिन्होंने प्रैक्टिस की थी, बेड पे शिफ्ट हुए थे, उनके 8 से 9 क्विंटल तक इन परिस्थितियों में भी आया था। और केमिकल से तो अच्छा ही रिजल्ट, केमिकल से अच्छा रहेगा हमेशा। उसके बाद हर फसल की अलग प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से कितना भी प्रोडक्शन लिया जा सकता है, वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करना है। ये एक ऐसी टेक्निक है, इसके अंदर जैसे जितना आप टाइम दे सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, उतना ही प्रोडक्शन दे सकते हो, आपके एफर्ट में रहेगा जी। लेकिन इसके अंदर जो आज तक प्रोडक्शन आए हैं लोगों के, वो सभी रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं। ऐसी ये टेक्निक है जी। आज की फिर हमने इस सेशन में श्री पंकज मंडा से जो टीसीबीटी प्रैक्टिस कर रहे हैं जाना कि वो किस तरह से सक्सेसफुल फार्मर हैं और वो किस तरह से अपने उत्पाद ले रहे हैं। साथ ही साथ आज हमने जो एमपी में और राजस्थान में जिस तरह से आप अपने किसानों की मदद कर रहे हैं और जो जो उन्हें दिक्कत आ रही है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं, हमको बहुत अच्छा सोल्यूशन मिला और हम चाहेंगे कि सभी किसान टीसीबीटी पद्धति से एक दौर में आपको जोड़ना चाहूँगा। जैसे हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की, और ये जैसे अगर कोई किसान मान लीजिए कि इस कंडीशन में है कि उसने
फसल पहले बुआई कर दी है, अब उसके पास अणु जल या जैव रसायन नहीं बना हुआ है,